हेलो एंड वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे यूपी टीजीटी में जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं, जिसमें हमने फॉर्म्स ऑफ पोएट्री को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाके देख लीजिएगा। और एक सीरीज में जब आप चीजें पढ़ेंगे तो आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फुली सेंटर्ड है फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। इसमें आपको मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्ले में जो कंफ्यूजन होता है उसको भी यहाँ पे हम लोग रिजॉल्व करेंगे। इंटरल्यूड क्या होते हैं, ट्रेजेडी क्या होती है, कॉमेडी क्या होती है, क्लोजेट ड्रामा क्या होता है, लिरिकल ड्रामा क्या होता है, मास्क क्या होते हैं, मेलोड्रामा क्या होता है एंड एब्सर्ड ड्रामा या एब्सर्ड थिएटर क्या होता है। इन सब टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन बिना किसी एड ब्रेक के या फिर बिना किसी ऑब्स्टिकल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। सो फर्स्ट हमारी स्लाइड जो है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं हमारे ड्रामा से रिलेटेड उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब हमसे पूछा जाएगा कि द फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है, इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है, तो वो है यहाँ पे गॉर्बोडक, जो कि थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल ने लिखा था 1561 में। ठीक है, इट वॉज अ डायरेक्ट इमिटेशन ऑफ सेनेकास ट्रेजेडी। सेनेका एक थे, ठीक है, उनकी ट्रेजेडी का डायरेक्ट इमिटेशन था ये। तो गॉर्बोडॉक फर्स्ट ट्रेजेडी बोली जाती है। अब फर्स्ट कॉमेडी यहाँ पे जान लीजिए तो राल्फ डॉयस्टर ये कॉमेडी है जो कि निकोलस उडल ने लिखा था 16th सेंचुरी में। इसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश। ठीक है, तो इस चीज को भी, दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी किसको कंसिडर किया जाता है, तो शेक्सपियर से 2 मंथ सीनियर क्रिस्टोफर मॉर्लोव को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। और अब यहाँ पे फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी किसको कंसिडर किया जाता है, तो बेन जॉनसन को। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये इनका इंपॉर्टेंट प्ले है और ह्यूमरस कॉमेडी ये लिखते थे, और कॉमेडी का इनको फादर बोला जाता है, बेन जॉनसन को। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जब आप ड्रामा या प्ले पढ़ते हैं तो उसमें प्रोलॉग एंड एपिलॉग दो तरह की स्पीचेस होती हैं। तो बेसिकली इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्रोलॉग क्या है एंड एपिलॉग क्या है। तो प्रोलॉग पी से होता है, यानी कि पहला जो चीज होती है, यानी कि प्रोलॉग इज द बिगिनिंग स्पीच ऑफ द प्ले एंड एपिलॉग क्या होता है, इज द कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ द प्ले। यानी कि जो फाइनल होने से पहले सेमीफाइनल होता है तो उसको हम प्रोलॉग कंसिडर कर सकते हैं, एंड जब विनर हो जाता है उसके बाद जो उसकी विनिंग स्पीचेस होती हैं तो उसको हम एपिलॉग कंसिडर कर सकते हैं। इस तरीके से आप एग्जाम्पल के थ्रू या अपने लाइफ लिविंग एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोलॉग इज एन इंट्रोडक्टरी सेक्शन at the beginning of the story while an epilogue is a concluding section at the end. ओके, तो ये कंफ्यूजन आपको अब नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, अब मिस्ट्री, मिरेकल प्ले एंड मोरालिटी प्ले, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 12th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक ये प्ले ज्यादा पॉपुलर थे। अब मिस्ट्री प्ले क्या होता था, मिस्ट्री प्ले में क्या होता था, बाइब्लिकल स्टोरीज को ड्रामेटाइज करके दिखाया जाता था। इसमें मेनली जो इसका ऑब्जेक्टिव होता था कि पब्लिक को रिलीजियस चीजों को समझाएं, बाइबल के बारे में उनको समझाएं, ऐसा इनका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव होता था इन प्लेस को करने के लिए। ठीक है, तो मिस्ट्री प्ले आपको समझ में आ गया होगा। मिस्ट्री यानी कि बाइब्लिकल स्टोरीज की जो मिस्ट्रीज है उनको ड्रामेटाइज करके दिखाएं, जिससे बाइबल क्या है, उसमें क्या कहा गया है, वो लोगों को समझ में आए। तो बेसिकली ये जो चर्च के पादरी लोग होते थे वही करते थे, यानी कि वो जैसा चाहते थे वो वैसा बाइबल को दिखा सकते थे। ठीक है, अब मिरेकल प्ले जो होता था, इसमें जो इसको मानने वाले यानी बाइबल को मानने वाले जो संत लोग होते थे उनकी जो लिविंग होती थी और उनकी जो तपस्या से जो मिरेकल्स होते थे उनको दिखाया जाता था। शोइंग डिवाइन इंटरवेंशन, यानी फोकस ऑन द लिव्स एंड मिरेकल्स ऑफ सेंट्स, शोइंग डिवाइन इंटरवेंशन यानी कि गॉड की पावर को यहाँ पे दिखाया जाता था।
मोरालिटी प्ले बेसिकली एक तरीके का लेसन, मोरल लेसन टीच करने के लिए दिखाया जाता था। एलेगोरिकल ड्रामा टीचर्स मोरल लेसन फीचरिंग कैरेक्टर लाइक गुड एंड इविल। अब एलेगोरिकल है यानी कि किसी भी चीज को, नेचर की किसी भी चीज को हम एज एलेगोरी वो मान के अपना जो मोरल स्टोरी है वो हम सुना सकते हैं। चाहे वो यहाँ पे एनिमल्स हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें जो हमारे नेचर में पाई जाती हैं, उनको एलेगोरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करके आप अपना मोरल लेसन टीच कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी स्टोरी थी यहाँ पे कछुआ और खरगोश वाली, जिसमें ये था कि आलस करने से आप हार जाते हैं, आपको लगातार काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके का मोरल लेसन देने के लिए इस तरीके की स्टोरीज क्रिएट की गई बाद में। तो ये मोरालिटी प्ले होते हैं। 12th से 16th सेंचुरी के बीच तक ये काफी पॉपुलर रही, मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्ले। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, मिस्ट्री प्ले हमें बाइबल क्या है उसकी स्टोरीज को ड्रामेटाइज करके दिखाया जाता था पब्लिक में। मिरेकल प्ले में जो सेंट्स होते थे, जो संत होते थे, उनकी लिविंग को दिखाया जाता था, उनके चमत्कारों को दिखाया जाता था। मोरालिटी प्ले में बेसिकली एलेगोरिकल ड्रामा होता था, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रामेटाइज करके मोरल लेसन देते थे आम लोगों को। ठीक है, गुड क्या है, इविल क्या है, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना सिखाते थे लोगों को। ठीक है, अब इंटरल्यूड क्या होता है? इंटरल्यूड काफी ज्यादा फेमस टर्मिनोलॉजी है। जब आप ड्रामा पढ़ेंगे तो उसमें जब एक सीरीज होती है पूरे ड्रामा में, तो बीच में एक इंटरल्यूड यानी कि एक इंटरवल रखा जाता है, जिससे नए ड्रामा की शुरुआत करने से पहले, यानी कि सीरीज में जैसे 1 2 3 प्लेज हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट जेनरेशन को लेके हैं, तो यहाँ पे बीच बीच में क्या करेंगे, इंटरल्यूड डाल देंगे कि कनेक्शन बना रहे कि ये कैरेक्टर आया कहाँ से। तो इंटरल्यूड वाज अ शॉर्ट, ह्यूमरस एंड एंटरटेनिंग प्ले परफॉर्म्ड बिटवीन द एक्ट्स ऑफ लॉन्गर ड्रामास और ड्यूरिंग फीस्ट एंड गैदरिंग इन द लेट 15th एंड 16th सेंचुरी में ये काफी ज्यादा पॉपुलर थे। इंटरल्यूड क्लियर हो गया। जैसे कि फोरसाइट सागा हमने गाल्सवर्दी का पढ़ा है, 1906 से लेकर 1921 के बीच में ये आया था, जिसमें तीन तीन ट्रिलॉजीज हैं। ठीक है, 3 ट्रिलॉजीज हैं। ट्रिलॉजीज मतलब ही 3 हो गए, मैं कुछ ज्यादा ही यहाँ पे सुपर फेयर होता है एक टर्म, उसको मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जो ट्रिलॉजी है फोरसाइट सागा, इसमें 3 प्लेज हैं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी और टू लेट। अब इनके बीच में 2 ट्रिल्यूड भी हैं, तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन चांसरी को लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए इंटरल्यूड डाला गया, इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट। ठीक है, अब उसके बाद इन चांसरी और टू लेट के बीच में एक इंटरल्यूड है जिसको अवेकनिंग बोलते हैं, जिसमें हमारी जो इनकी जो नई जनरेशन थी उनके किड्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है अवेकनिंग में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ट्रेजेडी क्या है? तो अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में ट्रेजेडी को डिफाइन किया है, ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ सीरियस कंप्लीट एक्शन दैट इवोक्स पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस। यानी कि इनका कहने का मतलब था कि जो ट्रेजेडी है वो एक तरीके का सीरियस इमिटेशन है, जिसमें क्या होता है कि लोगों को देख के बाद उनका कैथारसिस रिलीज हो जाए, उनका जो फियर है या उनका जो किसी तरीके से उनका भाव है वो रिलीज हो जाए। यानी कि जब आप कोई ड्रामा देखते हैं, उसमें कोई ऐसा सीन होता है, चाहे जैसे कि कोई हीरो होता है, कोई स्टूडेंट होता है, वो किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा होता है, वो लगातार फेलियर फेस करता है, अंत में जब वो जीत जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा भी उसके एक साथ इमोशनल कनेक्शन जुड़ जाता है, हम भी उसके तरह रोने लगते हैं। तो वो एक तरीके से हमारा कैथारसिस रिलीज होता है, इसी को बोलते हैं पिटी एंड फियर। He believed that tragedy should be presented in a dramatic form, यानी ट्रेजेडी को ड्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ये एक तरीके से फिक्शनलाइज्ड होता है। ठीक है, यानी एक फिक्शन होता है, rather than a narrative one, यानी कि इसको सुनाया नहीं जा सकता बल्कि इसको परफॉर्म किया जाता है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ट्रेजेडी हैज 6 मेन एलिमेंट्स, यानी अब अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी होता है उसमें 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें प्लॉट जो होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लॉट के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर, उसके बाद ये सब आते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल्स एंड सॉन्ग, जिसको म्यूजिक बोलते हैं, ऑफ विच द फर्स्ट 2 आर प्राइमरी, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 जो प्लॉट और कैरेक्टर हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सबसे अगर लीस्ट इंपॉर्टेंट किसी को दिया है तो इन्होंने म्यूजिक को दिया है। ठीक है,
अब 3 यूनिटीज की बात की है अरिस्टोटल ने, जिसमें यूनिटी ऑफ एक्शन आ जाता है, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ टाइम। अब ये तीनों क्या है, तो इनका कहने का मतलब है यूनिटी ऑफ एक्शन, अ प्लेस शुड हैव वन मेन एक्शन दैट इज फॉलो विद नो और फ्यू सब प्लॉट्स। यानी कि जो ट्रेजेडी होता है उसका एक प्लॉट होना चाहिए, यानी कि किस चीज पे, किस एक्शन पे वो बेस्ड है, वो रिवेंज है या वो किसी तरीके का मेलोड्रामा है ये किस तरीके रोमांटिक है या किस तरीके का है, तो ये एक एक्शन होता है, यानी कि यही इसी थीम पे बेस्ड होता है। यूनिटी ऑफ प्लेस, यानी कि अ प्लेस शुड कवर अ सिंगल फिजिकल स्पेस एंड शुड नॉट अटेम्प्ट टू कंप्रेस जियोग्राफी नॉट शुड द स्टेज रिप्रेजेंट मोर देन वन प्लेस। यानी कि इनका कहने का मतलब है यूनिटी ऑफ प्लेस, यानी कि जो ड्रामा होता है या ट्रेजेडी होती है वो एक ही जगह पे परफॉर्म की जाए, उसके बार बार लैंडस्केप आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यूनिटी ऑफ टाइम, यानी कि जो ड्रामा होते हैं वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होने चाहिए, जिससे ऑडियंस जो है ना वो बोर ना हो, है ना, वो एक्साइटेड होके हमारा ड्रामा वॉच करे। द एक्शन इन अ प्ले शुड टेक प्लेस ओवर नो मोर देन 24 आवर। 24 आवर्स से ज्यादा कोई भी प्ले नहीं होना चाहिए, ऐसा अरिस्टोटल का कहना था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ओडिपस रेक्स ये क्लासिकल ट्रेजेडीज हैं ग्रीक एंड रोमन्स की। तो यहाँ पे ओडिपस रेक्स जो कि सोफोकल्स की है, एंटीगोन ये भी सोफोकल्स का है, मेडिया ये यूरिपिड्स का है, द ट्रोजन वेमेन यूरिपिड्स का है, थाइस्टिस ये सेनेका का है। ठीक है, तो ये हमारे क्लासिकल ट्रेजेडीज थी। अब हम जो रिनेसा पीरियड की शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज हैं उनको भी देख लेते हैं। तो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आपको पता ही होगा, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर एंड ओथेलो। तो ये हमारी 4 ट्रेजेडीज हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे रोमियो एंड जूलियट एंड डॉक्टर फॉस्टर। डॉक्टर फॉस्टर किसका है, तो क्रिस्टोफर मॉलोव का है। ये 2 मंथ सीनियर थे विलियम शेक्सपियर के साथ। ठीक है, और विलियम शेक्सपियर के अगर कंटेम्परेरी भी पूछा जाए तो ये भी ये क्रिस्टोफर मॉलोव आ जाते हैं। रोमियो एंड जूलियट जो है ये एक रोमांटिक प्ले है, ये विलियम शेक्सपियर का है। ठीक है, मॉडर्न ट्रेजेडीज भी पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। तो द डॉल्स हाउस हेनरी इब्सन और हेडा गैबलर ये हेनरिक इब्सन का है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन ये आर्थर मिलर का है, पढ़िएगा, बहुत अच्छी जो ट्रेजेडी है। स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर ये टेनेसी विलियम्स का है। वेटिंग फॉर गोडोट ये सैमुअल बेकेट का है, ये एक तरीके का एब्सर्ड ड्रामा है। ठीक है, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट यूजीन ओनील का है। ठीक है, तो ये मॉडर्न ट्रेजेडीज थी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे टाइप ऑफ कॉमेडी देख लीजिए, और इसका कुछ कॉमेडी में बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर एंड कॉमेडी ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, ये सब टर्मिनोलॉजी कॉमेडी में पूछी जा सकती है। तो कॉमेडी वही है जिसका हैप्पी एंडिंग हो, जिसमें किसी की डेथ ना हो, आपस में सब एक हो जाएं, सब खुश हों, ऐसा होता है कॉमेडी। ठीक है, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेसिकली जो कैरेक्टर टाइप होते हैं उन पे, देखिए आपने समाज में बहुत तरीके के कैरेक्टर देखे होंगे जिनके वेशभूषा, उनके बोलने चालने के तरीके से उन पे हंसी आती है। ठीक है, यानी कि ऐसे बहुत सारे, जैसे इतना एक जॉनी लीवर का कैरेक्टर था जिसमें उसको कोई अगर लड़की ऐसे टच करती थी उसके दिल में घंटियां बजती थी, तो इस तरीके के कैरेक्टर को देख के हमको हंसी आती थी। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर आप फिल्मों में एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं जिनको देख के हमको हंसी आए। उनकी वेशभूषा हो सकती है, उनकी बोली हो सकती है, उनका अपीयरेंस हो सकता है ना, उनका मेकअप हो सकता है ना, उनके चलने उठने बैठने का तरीका हो सकता है। ये सब हमारा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। बेसिकली कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का मतलब ये हंसी, यानी कि देख के या फिर सुन के या फिर कैरेक्टर को जान के हमको हंसी आए, तो वो होता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। द स्कूल ऑफ स्कैंडल ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का परफेक्ट एग्जाम्पल है, और इसमें आपको रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन का ये वर्क है, ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आपको यहाँ पे वेटी डायलॉग एंड सटायर ऑफ हाई सोसाइटी कस्टम एंड बिहेवियर। बेसिकली इसमें मैनर सिखाया जाता है, इसमें एक तरीके का सटायर होता है, जो भी हमारी सोसाइटी होती है उस जो उसमें इशूज होते हैं उनको यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, जिससे लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल मैनर क्या है, इस तरीके की चीजें नहीं होती। द वे ऑफ द वर्ड विलियम कॉन्ग्रीव का है, ये कॉमेडी ऑफ मैनर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। रोमांटिक कॉमेडी सेंटर्स ऑन लव रिलेशनशिप ऑफन विद
मिसअंडरस्टैंडिंग एंड हैप्पी एंडिंग, यानी कि इसमें एक तरीके का जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगा और इसमें लव होगा, रिलेशनशिप होगा, लेकिन इन द लास्ट क्या होगा, हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। जैसे कि मच अडो अबाउट नथिंग, ये हमारा विलियम शेक्सपियर का फेमस रोमांटिक प्ले है, इसको ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि किस तरीके का ये प्ले है, ठीक है। अब फार्स और सटारिकल कॉमेडी एंड सेंटिमेंटल कॉमेडी, इनको देखते हैं। तो फोर्स क्या होता है, इसमें एग्जैगरेटेड इमोशन, एग्जैगरेटेड ह्यूमर होता है, यानी कि एक ऐसा ह्यूमर जो कि देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन एक ऐसा ह्यूमर कि वो देख के बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड ह्यूमर, बहुत ज्यादा हंसी आए, है ना। यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें लोग नॉर्मल हंसते हैं, एक और थोड़ा सा नॉर्मल हंसते हैं, एक बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से हंसना हो गया, है ना। बहुत भयंकर तरीके से मुंह बनाना, है ना। तो भयंकर तरीके से चलना उठना, है ना, हर आदत उनकी एग्जैगरेटेड ह्यूमर दिखाई देगा। एब्सर्ड सिचुएशन एंड स्लैपस्टिक कॉमेडी, तो ये भी यहाँ पे एब्सर्ड सिचुएशन, यानी कि वो एक इस तरीके से ना कि दुनिया से अलग लगे, ऐसा व्यक्ति जो दिखाई देता है उसको फार्स में होता है। द कॉमेडी ऑफ एरर, ये है विलियम शेक्सपियर का है, ठीक है। अरे ये वही, मतलब इसमें दो दो मतलब दो पेयर थे जुड़वा बच्चों के, वही कॉमेडी ऑफ एरर्स से अदला बदली हो जाती है, इधर उधर हो जाते हैं बच्चे। सैटारिकल कॉमेडी इसमें यूजेस ह्यूमर टू क्रिटिसाइज सोसाइटी, पॉलिटिक्स और ह्यूमन बिहेवियर। इसमें बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को क्रिटिसाइज किया जाता है, सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया जाता है, पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज किया जाता है इन अ कॉमेडी वे, है ना, हंसी ह्यूमर के द्वारा क्रिटिसाइज करना। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ये ऑस्कर विल्ड का है। Sentimental comedy focuses on emotion and moral relation which with the character overcoming difficulties, यानी कि अपनी डिफिकल्टीज पे काबू पाके मोरल लेसन देता है इसमें कैरेक्टर्स। द कंसियस लवर्स, रिचार्ड स्टील का ये फेमस सेंटिमेंटल कॉमेडी है। अब डार्क कॉमेडी या ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है, मिक्सेस ह्यूमर विद सीरियस और ट्रेजिक थीम, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमर तो होते हैं लेकिन वो सीरियस और ट्रेजिक थीम पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि वेटिंग फॉर गडोट, ये सैमुअल बेकेट का डार्क कॉमेडी है। स्लैपस्टिक कॉमेडी, इसके बारे में भी हमने, ये टर्म आया था, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें फिजिकल ह्यूमर होता है, यानी कि जो व्यक्ति होता है उसकी बॉडी और उसका अपीयरेंस, उसकी वजह से हंसी आती है। एग्जैगरेटेड एक्शन एंड विजुअल गैग्स, ओके। चार्ली चैपलिन की फिल्म जो है ना, जिसमें फिजिकल कॉमेडी करते हुए आपको दिखाई देगा, वो उसमें बोलता कुछ भी नहीं है ना, तो वो स्लैपस्टिक कॉमेडी में आता है। स्टैंड अप एंड मॉडर्न कॉमेडी आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बेहुदा से जोक मारते हैं और उस पर हंसते हैं और खड़े होकर कॉमेडी करते हैं, ठीक है। तो वो स्टैंड अप एंड मॉडर्न कॉमेडी हो जाए। परफॉर्म लाइव, ऑफन ऑब्जर्वेशनल और इम्प्रोविसेशनल, ठीक है। तो इस तरीके की कॉमेडी होती है, जैसे कि मुनव्वर जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये भी क्या करते थे, स्टैंड अप कॉमेडी ही करते थे, ओके। जैसे कि अब यहाँ पे, ओके, हाँ, तो कॉमेडीज में हमारी ये फेमस कॉमेडीज है, मच अडो अबाउट नथिंग, ठीक है। विलियम शेक्सपियर, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ऑस्कर विल्ड। ट्वेल्थ नाइट, विलियम शेक्सपियर, द स्कूल फॉर स्कैंडल, रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन, एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स, विलियम शेक्सपियर। द राइवल, रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन, एंड पिग्मेलियन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। द टेमिंग ऑफ द श्रू, ये विलियम शेक्सपियर का है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर। द माउस ट्रैप, ये अगाथा क्रिस्टी का है, ठीक है। अब ये माउस ट्रैप की टर्मिनोलॉजी हैमलेट प्ले में भी आएगा, मर्डर ऑफ गॉन्जैगो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये द माउस ट्रैप ये अगाथा क्रिस्टी का है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोजेड ड्रामा क्या होता है, ड्रामा, क्लोजेड ड्रामा इज अ टाइप ऑफ प्ले दैट इज मीन टू बी रीड रेदर देन परफॉर्म, यानी कि इसको सिर्फ रीडिंग के पर्पज से लिखा जाता है, इसको परफॉर्म नहीं किया जाता है। इट इज यूजुअली रिटन इन ड्रामेटिक फॉर्म, यानी ड्रामेटिक फॉर्म में तो होता है, बट नॉट इंटेंडेड फॉर अ लाइव स्टेज परफॉर्मेंस, यानी कि स्टेज परफॉर्मेंस के लिए नहीं होता है। दीज वर्क्स आर टिपिकली लिटरेरी और फिलोसफिकल इन नेचर, फोकसिंग ऑन डायलॉग एंड मोनोलॉग, डायलॉग में तो फोकस होता है, साथ ही साथ मोनोलॉग, यानी कि इंसान खुद से ही बात करता हुआ इसमें दिखाई देगा। ऑफन एड्रेसिंग डीप इमोशनल और मोरल थीम्स, मोनोलॉग में क्या होता है, साइलेंट लिसनर होता है, ठीक है, कोई प्रेजेंट एक्टिव लिसनर नहीं होता है, इसमें साइलेंट लिसनर होता है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, तो मैं मोनोलॉग कर रही हूँ, मुझे कोई साइलेंट लिसनर मिले, आप लोग मुझसे कोई कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वही मोनोलॉग होता है, समझ में आया।
लिरिकल ड्रामा, लिरिकल ड्रामा क्या होता है? जो कि वर्स होता है। लिरिकल ड्रामा इज अ टाइप ऑफ ड्रामेटिक वर्क वेयर द फोकस इज ऑन पोएटिक लैंग्वेज, म्यूजिक एंड इमोशनल इंटेंसिटी rather देन रियलिस्टिक डायलॉग और प्लॉट। इसमें रियलिस्टिक डायलॉग एंड प्लॉट की बजाय इसमें पोएटिक लैंग्वेज, म्यूजिक एंड इमोशनल इंटेंसिटी का यूज किया जाता है। इट ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा एंड लिरिक पोएट्री, यानी कि इसमें क्या होता है, आपको इस तरीके के जो ड्रामा होते हैं उसमें लिरिक पोएट्री और ड्रामा दोनों चीजों का देखने को मिलेगा। ठीक है, टू एक्सप्रेस डीप इमोशन ऑफन इन अ हाई हाइटेंड हाइटेंड म्यूजिकल और सिंबॉलिक वे, यानी कि इन सब चीजों का यूज करके लिरिकल ड्रामा लिखा जाता है, यानी कि इसमें इसकी जो लैंग्वेज होती है वो पोएटिक होती है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि फना मूवी में था, तो इसमें क्या था, एक तरीके का ये लिरिकल मूवी कह सकते हैं। इसमें ये जो बंदा है ना, ये हमेशा शायरियों में बात करता है, तो ये लड़की भी शायरियों में जवाब देती है। तो मुझे तो इतनी शायरियाँ नहीं आती, इसलिए मैंने कि मैं अच्छे से समझा सकूँ तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया था गूगल से। बेखुदी की ज़िंदगी जिया नहीं करते, लाइक आप पढ़ लीजिएगा इसको। मुझे शायरी-वायरी नहीं इतनी आती है, तो ये एक तरीके की लिरिकल मूवी थी, इसमें शायरियों पे बेस ज़्यादा थी। ठीक है? मास्क क्या होता है? तो मास्क जो होता है ये जो रॉयल कोर्ट्स होते थे उसमें ये परफॉर्म किया जाता था। पब्लिक नहीं किया जाता था, उनके लिए ये परफॉर्म किया जाता था। A mask is a type of courtly entertainment that flourished during the Renaissance and Baroque period, particularly in England, where it was often performed at a royal court. ठीक है, ये रिनेसा एंड बैरोक पीरियड में एंटरटेनमेंट का एक जरिया था, जो रॉयल कोर्ट्स होते थे उसमें। इट इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट दैट कंबाइंस म्यूजिक, डांस, पोएट्री एंड इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स। इसमें कॉस्ट्यूम्स पहने जाते थे, यूजुअली परफॉर्म्ड बाय मास्क एक्टर्स और परफॉर्मर्स, यानी कि जो बहुत सारे लोग होते हैं उनको अगर दिखाना है ड्रामेटाइज करके, तो उनका मास्क पहन के परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो इसमें म्यूजिक एंड डांस आपको मिल जाएगा, और पोएट्री एंड एलेगोरी। ठीक है, एलेगोरी यानी किसी चीज को सिंबलाइज करके आप अपना मैसेज लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। पोएट्री एंड एलेगरी, द स्क्रिप्ट ऑफन इन्वॉल्व्स पोएटिक डायलॉग एंड एलेगोरिकल थीम्स प्रेजेंटिंग आइडियाज सच एज लव, पावर और नेचर। स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है, जो सीनरी होती है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, एंड स्पेशल इफेक्ट, ये और विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो स्पेक्टिकल्स में आता है। रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक ऑडियंस, यानी कि इसमें ऑडियंस भी कैसी होती है, जो शाही खानदान से बिलोंग करते थे। रॉयल और अरिस्टोक्रेटिक यानी कि अमीर लोग इसमें ही ऑडियंस होते थे। मास्क वर परफॉर्म्ड फॉर रॉयल्टी एंड नोबिलिटी। कॉस्ट्यूम परफॉर्मर, the actors and a dancer would wear mask, adding an element of mystery and transformation to the performance. ठीक है, इसमें मास्क पहन के परफॉर्म करते थे। ओके, एब्सर्ड ड्रामा क्या होता है इसको समझ लेते हैं। वेटिंग फॉर गोडोट एक जो सैमुअल बेकेट का वर्क है, ये पहला एब्सर्ड ड्रामा बोला जाता है। एब्सर्ड मीन्स क्या होता है कि इसमें एक तरीके से जो रियल लाइफ है, ठीक है, उससे कटे-कटे लोग रहते हैं, एकदम अकेले में चले जाते हैं, अपनी लाइफ की मीनिंग खोजते हैं। Often referred to as theater of the absurd is genre that emerged to the mid-20th century, particularly in Europe. मिड 20th सेंचुरी में ये पॉपुलर हुआ ये जॉनर, और ये यूरोप में पॉपुलर हुआ। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ब्रेकडाउन इन अ लॉजिकल नैरेटिव और फोकस ऑन इरेशनैलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि इसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस की खोज की जाती है एब्सर्ड ड्रामा में। एंड द आइडिया दैट लाइफ इटसेल्फ इज ऑफन मीनिंगलेस एंड इनकम्प्रेहेंसिबल। ठीक है, इसमें दिखाया जाता है कि जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है, और इसके मीनिंग की खोज करते हैं इसमें। ठीक है, द जॉनर एम्फेसिस नॉनसेंस, रेपिटेशन एंड पॉइंटलेस एक्शन। इसमें किसी तरीके का प्लॉट नहीं होता, कहीं से भी स्टोरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक जो ड्रामा है, अभी आरपीएससी पीजीटी में ये ड्रामा मेंशन है, ये प्ले मेंशन है, द बर्थडे पार्टी। ये हॉरोल्ड पिंटर का है, जिसमें जो यहाँ पे प्रोटेगोनिस्ट होता है वो एक जगह किराए पे रहता होता है, बट किसी को नहीं पता होता है कि वो एक क्रिमिनल होता है। वो लास्ट में पता चलता है कि वो एक क्रिमिनल है। तो इस तरीके से इसमें आपको सस्पेंस मिलेगा, जो लास्ट में आपको पता चलेगा। पूरी स्टोरी आप पढ़ते रहेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसका प्लॉट क्या है, किस चीज पे बेस्ड है।
लास्ट में जब आप पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा। द बर्थडे पार्टी रिटन बाय हेरोल्ड पिंटर 1959 and Waiting for Godot written by Samuel Beckett in 1953. This play is considered one of the most famous example of absurdist theater. तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये एब्सर्ड ड्रामा क्या होता है। थैंक यू। यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। होप गाइस आपके जो ड्रामा के फॉर्म्स हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ नॉवेल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ एसेस कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।